कॉमेडी की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या कभी कभी हंसी उस आश्चर्य की कोख से भी निकल सकती है कि इस आदमी ने अपने दिमाग में आई इतनी अतरंगी या इतनी घटिया या इतनी अकल्पनीय बात पब्लिक में कैसे बोल दी? अनकंफर्टेबल करने वाली दुनिया की हर एक चीज, हर एक बात पर हंसा जा सकता है क्या? या इसकी सीमाएं तय होनी चाहिए? होंगी तो वो सीमाएं तय कौन करेगा? ये रेगुलेशन सरकार की जिम्मेदारी है या फिर सामग्री परोसने वालों की? ये वो कुछ सवाल हैं जिन पर आज देश में चर्चा हो रही है। यूट्यूब पर आने वाले एक शो से उठे विवाद की वजह से बहस हो रही है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर। इस पूरे विवाद को समझेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे प्रयागराज के रास्ते जहां बड़ी संख्या में लोग ट्रैफिक अरेस्ट हो गए हैं, मिनटों की दूरी घंटों में पूरी कर पा रहे हैं। भीड़ इतनी है कि प्रयागराज वासी भी अपने घरों में कैद हो जाने की शिकायतें कर रहे हैं। फिर मणिपुर की बात भी करेंगे, बताएंगे कि 21 महीने बाद कैसे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपना इस्तीफा सौंपने को राजी हुए, अंदर की कहानी क्या है और अब मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by ITEL and Sensodyne K. यूट्यूब पर आने वाले शो इंडियाज गॉट लेटेंट से बात शुरू करते हैं। कॉमेडियन समय रैना ये शो होस्ट करते हैं। हर एपिसोड में बतौर गेस्ट अलग अलग लोग आते हैं और जज पैनल का हिस्सा बनते हैं। उनके सामने कंटेस्टेंट अपनी अतरंगी प्रतिभाएं दिखाते हैं। दोनों तरफ से हंसी मजाक चलता है। अधिकांश मौकों पर कंटेस्टेंट्स की बेइज्जती की जाती है, जिसे कॉमेडी की रोस्ट विधा कहा गया है। कहा जाता है कि इस शो पर किसी भी तरह का मजाक प्रतिबंधित नहीं है, माइक पर कुछ भी कहा जा सकता है। सामने बैठी पब्लिक अपमान की अकल्पनीय पराकाष्ठाओं पर प्रसन्न होती है। यही इस शो का फॉर्मेट बताया जाता है। इस शो के ताज़ा एपिसोड में की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर के पुलिस कार्रवाई की चर्चा है। मामला पहले समझ लेते हैं, फिर इसके वृहद पक्ष पर बात करेंगे। इस एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया एक जगह कंटेस्टेंट से कहते हैं कि क्या वो हर रोज अपने माता पिता को संभोग करते देखना चुनेगा या फिर उनके साथ शामिल होकर के उन्हें रोक देना पसंद करेगा। ये सिर्फ एक मिसाल भर है। ये शो सेक्सुअल टोन वाले, पॉलिटिकली इनकरेक्ट और बड़ी आबादी को असहज करने वाले कमेंट से भरा हुआ है। हमने सिर्फ एक कमेंट बता करके चावल का सैंपल बताया है। पूरे शो के कंटेंट का अंदाजा आप लगा लीजिए। सिर्फ रणवीर नहीं, होस्ट समय रैना और जज के तौर पर शामिल हुई अपूर्व मखीजा, उनके भी असहज करने वाले कमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग इनकी लानत मलामत भी कर रहे हैं। पर इस शो की व्यूअरशिप करोड़ों की संख्या में है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इन टिप्पणियों के हिस्से जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों ने कहा कि ये जोक्स मजाक की सीमा लांघ रहे हैं, कॉमेडी की सीमा लांघ रहे हैं। कुछ ने इसे परिवार जैसी संस्था पर हमला करार दिया। ये सब तो 9 फरवरी तक घट चुका था। फिर 10 फरवरी को पुलिस एक्शन शुरू हुआ। मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई और शो के क्रिएटर्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई। शिकायत दर्ज होने के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। कुछ ही देर में यह विवाद और बड़ा हो गया जब सांसदों, नेताओं के साथ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बयान भी आने लगे। मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में एक फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू क्रॉस द लाइन ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट। आई थिंक वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या
किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और फिर सामने आए मुंबई में मौजूद दी हैबिटेट थिएटर के दृश्य। ये वही थिएटर है जहां इस शो के इस एपिसोड की शूटिंग हुई थी। अब आया रणवीर इलाहाबादिया का माफीनामा। उन्होंने एक वीडियो बनाया और शो में कही गई अपनी बात को लेकर के माफी मांगी। Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. अब इस विवाद से निकले बड़े सवाल को एड्रेस करते हैं। एक धड़ा है जो कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक सीमा होनी चाहिए। जब आप वो सीमा लांघते हैं तो आप सभ्यता, परिवार और संस्कृति जैसी संस्थाओं पर हमला करते हैं और ये हमला होगा तो कार्रवाई तो होगी ही। और एक धड़ा है जो कहता है कि सीमा कितनी हो, कैसी हो, इसका निर्धारण होने लगेगा तो अंकुश लगाने के बहाने बनाए जाने लगेंगे। इसलिए कॉमेडियंस को किसी बाहरी रेगुलेशन के बजाय खुद से ही लगाम लगानी चाहिए। हमने इस बहस को डिकोड करने की कोशिश की कमलेश किशोर सिंह की मदद से, जिन्हें आप पॉडकास्ट तीन ताल के ताऊ के नाम से जानते हैं। इससे जो सीख मिलनी चाहिए वो इंडिया की जो एक नई पौध है स्टैंड अप कॉमिक्स की, उनको मिलनी चाहिए। ये सबके लिए सीख इसमें जरूरत नहीं है। उनके लिए ये सीख जरूरी है कि हम जो एनवेलप जिसको पुश करना बोलते हैं वो कहाँ तक पुश कर सकते हैं। हास्य व्यंग भी देश और काल और परिस्थितियों से परे नहीं है। तो हमें इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि हम जो बोल रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रतिक्रिया जैसे इस केस में बहुत गंभीर है। मामला पार्लियामेंट तक जा सकता है, जैसा कि एक एमपी ने कहा है। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ रहा है। इस हद तक ये मामला पहुंच गया है। पर मेरे हिसाब से इतना भी ज्यादा नहीं होना था कि इसको कानून के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था। ये एक सामाजिक विषय है और जो स्टैंड अप कॉमिक समय रहना करते हैं वो चूंकि एक कॉमिक है तो उनको तरीका मालूम है कि आप कैसे शब्दों से किस टाइमिंग में कैसे उसको डिलीवर करेंगे, जो रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों को जिसका कुछ पता नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया ने की वो लाइन लिखी हुई नहीं थी, उन्होंने उसे चुराया या कहिए तो किसी ने उनको देखा। मतलब वो मुझे लगता है कि उसने अपनी टीम से कहा होगा कि कोई मुझे ऐसी लाइन दे दो जो कि मैं समय पे भारी पड़ जाऊं। तो उन्होंने भी खोज कर जो सबसे घटिया, सबसे खराब लाइन हो सकती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, बाय द वे वो लाइन कहीं भी पाश्चात्य समाजों में भी उसकी बहुत स्वीकार्यता नहीं है, पर उसने उस लाइन को लिया और बिना समझे, कोई भी जीरो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, उसने उसको डिलीवर कर दिया। उसको डिलीवर करना नहीं कहते हैं, उसको बकना कहते हैं एक्चुअली। उसने बक दिया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। कॉमिक्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि चूंकि ये एक उभरता हुआ आर्ट फॉर्म है, मतलब कब से उभर रहा है पता नहीं, पर बिकॉज ऑफ इंटरनेट रिवोल्यूशन और यूट्यूब ये एक उभरता हुआ आर्ट फॉर्म है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उससे प्रभावित हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। व्हेन यू हैव रीच द पावर ऑफ रीच, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और इससे एक सीख तो जरूर मिलनी चाहिए उन लोगों की कि वो पूरी जो कम्युनिटी खड़ी हुई है एक स्टैंड अप कॉमिक्स की, वो आपस में ही डिसाइड करें कि इसको कैसे नियमित किया जा सकता है, टेस्ट की बाउंड्री क्या है। अब जब इतनी बात हो गई तो कॉमेडी के उस जॉनर डार्क या ब्लैक कॉमेडी पर भी बात कर लेते हैं जिसके तहत इस तरह के जोक्स आते हैं। डार्क कॉमेडी क्या है, इसका विस्तार क्या है, क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ये जन्मी कैसे और कैसे फली? देखिए, ह्यूमर जो है, डार्क ह्यूमर कुछ नया नहीं है, हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ डार्क ह्यूमर आपको देखना है तो आप मणिकर्णिका के ठीक बगल में खड़े हो जाइए बनारस में, या किसी भी घाट पे जहां अंतिम संस्कार होता है, वह ऐसी, वहां पर आदमी पूरा करेजा तोड़ के आते हैं अपना, रो रो के, और फिर वो सब चल ही रहा होता है जब आदमी चुटकुले शुरू हो जाते हैं कहना, और फिर वो खाने पीने का इंतजाम करने लगते हैं। क्यों? मृत्यु जो है वो एक सत्य है। डार्क ह्यूमर का जहां तक सवाल है, वो
कोई नई चीज नहीं है, पर बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है ये। आप जो है ग्रेटेस्ट दुनिया के कॉमिक्स हुए हैं, वो इसलिए ग्रेटेस्ट होते हैं क्योंकि वो टैबू सब्जेक्ट को, जिसके बारे में आदमी बोल नहीं सकता, जिसकी स्वीकार्यता नहीं है, उसको स्वीकार योग्य बना देता है, क्योंकि उसके पास न सिर्फ वो शब्द हैं, बल्कि उन शब्दों को वाक्यों में पिरोने का तरीका और उसकी टाइमिंग भी है डिलीवर कर। ईश्वर, मृत्यु, हत्याएं, बलात्कार, रेप, दुष्कर्म जैसी चीजों पे भी लोग चुटकुले कहते हैं, और न सिर्फ कहते हैं बल्कि हंसते हैं। बाय द वे, डार्क ह्यूमर का अंग नहीं है कोई गाली गलौज और इस तरह की घटिया बातें, जैसी बातें लेटेंट पे होती हैं। पर डार्क ह्यूमर का अर्थ यह होता है कि ऐसे विषय को हल्का बनाकर पेश करना, हंसी वाला बना देना, विनोद का कारण बना देना, जो सामान्यतः आदमी उसके बारे में बात करने से ही डरता है। हंसना तो छोड़ दीजिए, उन चीजों को आदमी चाहता है कि कारपेट के नीचे ही रहे तो अच्छा है। तो डार्क ह्यूमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनफैक्ट जो इंसल्ट कॉमेडी है, जो अपमान से हास्य बनाते हैं लोग, जिसे रोस्ट कहते हैं, वह भी, इसको लोग रोस्ट कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा रोस्ट करता है, उसको रोस्ट नहीं कहते। रोस्ट में कॉन्सेंट होता है, आदमी वहां प्रस्तुत होता है इसीलिए कि तुम अपने बेहतरीन घटिया लाइंस फेंको। एक कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट होगा आप तक लेकर के आएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हम 3 दिन पहले दिल्ली से निकले थे यहाँ के लिए। हमको यहाँ आने में 35 आवर्स लग गए, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहाँ रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप थे, उन पेट्रोल पंप के बाहर इतनी लंबी लाइन थी जो बाहर रोड तक आ गई थी। जाम में फंस के आई है, हम गरीब से आए हैं। कितना फंस गया? 24 घंटे परसों के निकले, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। गाड़ियों की लंबी कतारें, थमे हुए पहिए और अपने ही वाहनों में कैद श्रद्धालु, कुछ ऐसा ही मंजर प्रयागराज जाने वाले तमाम रास्तों पर नजर आ रहा है। प्रयागराज शहर में एंट्री के सभी 7 रास्ते जो आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, उन सभी पर ट्रैफिक रुका हुआ है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है। आलम यह है कि 25 से 30 किलोमीटर पहले ही लोग अपनी गाड़ियां, अपने वाहन छोड़ करके पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। कई लोग अपनी गाड़ियों में रह गए हैं, वो जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दावे ये भी हैं कि शहर से 300 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस को लाउड स्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं से कहना पड़ रहा है कि अभी प्रयागराज मत जाइए। नहीं चाहती कि आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। जिनको मैहर जाना है, आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है, उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश, हर जिले से अलग अलग जो लोग आते ही जा रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ को अभी 12 ही दिन बीते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन लोगों ने इससे क्या सबक सीखा? मौनी अमावस्या के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी देखी गई थी, लेकिन 7 फरवरी के बाद एक बार फिर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अचानक से ये हुआ कैसे? क्योंकि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन संगम पर शाही स्नान या अमृत स्नान आयोजित है, और इस वजह से भारी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ग्राउंड पर मौजूद ललन टॉप के रिपोर्टर नीरज और प्रशांत वहां के हालात पर क्या बता रहे हैं, सुनिए। इस वक्त हम प्रयागराज के बालसन चौराहे पर मौजूद हैं। ये बहुत व्यस्ततम चौराहा है, प्रमुख चौराहा है प्रयागराज का। मैं प्रशांत से कहूँगा कि कैमरा घुमाकर इस चौराहे पर जाम की स्थिति दिखाएं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। प्रयागराज के तकरीबन हर चौराहे, हर सड़क का यही हाल है। भीषण जाम से पैक है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालुओं का रेला लगातार आता जा रहा है। बताया ये जा रहा था, इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि 3 शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ कम होगी, क्योंकि अखाड़ों से अब नागा साधुओं की भी विदाई होने लगी, साधु संतों की विदाई होने लगी है, तो भीड़ कुछ कम होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। जो चौराहा, मतलब जो बॉर्डर हैं प्रयागराज के, जो बॉर्डर है जो उसको अन्य शहरों से जोड़ते हैं, वहाँ की स्थिति हम आपको बता दें। वहाँ पर गाड़ियों को रोक दिया गया है, थोड़ा थोड़ा करके गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि शहर इतना गाड़ियों का दबाव झेल ही नहीं सकता। श्रद्धालु जहाँ पर हैं, जहाँ पर उनको रोक दिया गया, वहाँ से वो 10-10, 20-20 किलोमीटर तक पैदल आ रहे हैं। आवागमन के जो साधन हैं परिवहन के, वो लोकल होकर रह गए हैं। यानी कि कोई बाइक टैक्सी चला रहा है, कोई ई-रिक्शा चला रहा है, और उनसे किराया, मतलब कोई सेवा भाव से कर रहा है, कोई मनमाना किराया वसूल रहा है।
इस तरह की स्थिति है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि अभी हाल के दिनों में अभी ये जाम, ये भीड़, ये कम नहीं होने वाला है। अब इतनी भीड़ में जो लोग प्रयागराज में पहुंच रहे हैं या रास्तों में फंसे हुए हैं, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सुनते हैं। जाम में फंस के आई है, हम दिल्ली से आए हैं। कितना फंसी है? 24 घंटे परसों के निकले, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। हर जगह जाम है, जाम है, जाम, बिल्कुल ट्रैफिक जाम। मैं संगम स्नान करके आया था, तो मैं अपनी गाड़ी देख रहा हूँ, मगर मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है। 2-3 घंटे हो गए मुझे ढूंढते हुए। यहाँ पर गाड़ियों की बहुत संख्या है, मुझे ये नहीं पता है कि मैं गाड़ी कहाँ पर खड़ी करके गया हूँ। हम 3 दिन पहले दिल्ली से निकले थे यहाँ के लिए। हमको यहाँ आने में 35 आवर्स लग गए। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहाँ रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप थे, उन पेट्रोल पंप के बाहर इतनी लंबी लाइन थी जो बाहर रोड तक आ गई थी। समस्या सिर्फ उनकी नहीं है जो कुंभ में शामिल होने जा रहे हैं दूसरे शहरों से। इतनी भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होने की वजह से प्रयागराज के रहवासी भी, वहां के स्थानीय निवासी भी अपने घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। लल्लन टॉप के रिपोर्टर अभिनव और मोहन इस पर क्या बता रहे हैं, सुनिए। मेरे आगे भीड़ है, मेरे पीछे भीड़ है, और ये भीड़ संगम जा रही है, संगम आ रही है। इस समय प्रयागराज शहर में बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, और चूंकि कुंभ जाने के लिए इन्हें इन्हीं रास्तों से जाना पड़ता है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा कई बार ध्वस्त नज़र आती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया है, चीज़ों को पहले से बेहतर करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी भी लोग बहुत सारे घर में अपने आप को हाउस अरेस्ट फील करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनका ट्रांसपोर्ट बंद है। हाई कोर्ट पे जाना लोग जा नहीं पा रहे, अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे। आप ये तस्वीरें देखो मेरे पीछे, ये अभी इधर भी मैं दिखाऊं, ये पूरी भीड़ आप देखो, ये रास्ता पूरा संगम को जाता है और वहीं से लोग सब आ रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है। इसमें हो क्या रहा है कि जो बाइक से थोड़ी बहुत चल पा रही है तो चल पा रही है, नहीं तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जाम की वजह से नहीं चल पा रही है। बाहर से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ शहर में आने लग गई थी, तो उन गाड़ियों को रोका गया। बाहर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, बाहर लोगों को रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ रुकिए। तो पैदल काफ़ी लोगों को चलना पड़ रहा है। अब ये जो रास्ता है ये स्टेशन की तरफ जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन सिचुएशन ये होती है कई बार कि कई मोहल्लों तक दूध नहीं पहुँच पाता है। अखबार, आप सोचिए कि इस स्थिति में कैसे घर घर तक अखबार पहुँचता होगा। तो एसेंशियल चीज़ें उनको लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लोगों को। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी की, उनकी बातें भी मैं आपको सुना देता हूँ। शहर की जो स्थिति है, वैसे तो अगर मेला का अगर आयोजन देखा जाए तो ये तो भाई को कही सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग की महिमा का तो कुछ वर्णन किया नहीं जा सकता। लेकिन जो समस्या ये है कि ट्रैफिक, हम लोग का शहर ओवर क्राउडेड है, वो टोटल मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पे कुछ भी मैनेज नहीं है प्रॉपरली, और अगर ऑफिशियल्स के बीच में देखिए तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है एक दूसरे के बीच में। हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो कहीं से भी कुछ भी डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग लोकल्स हैं। मुझे हाई कोर्ट भी अगर पहुंचना होता है तो सुबह मैं निकला, बहुत ज़्यादा मुझे डिफिकल्टी हुई। 1 घंटा जाने के बाद मुझे वापस आना पड़ा। अभी हम लोग जस्ट अपने हस्बैंड के साथ पैदल आए हैं, हाउस अरेस्ट मोड पर है। इसी रोड पर मेरी क्लिनिक है, बट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पेशेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यहाँ आसपास जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो डेली हम लोग को यूज़ होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब कुछ अवेलेबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज बाहर की गाड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं। और हम लोग तो बहुत परेशान हैं। अब तो लग रहा है कि अब जल्दी से ये चीज़ें समाप्त हो और हम लोग कम से कम अपने डेली रूटीन में तो वापस आ सकें। हाउस अरेस्ट हो गए हैं, बिल्कुल जैसे घर में कैद हो गए हैं। घर में कैद, इतना ट्रैफिक है कि मुझे हाई कोर्ट जाना है, जैसे 8 किलोमीटर है यहाँ से। अब कहाँ डाइवर्जन करेंगे, वो तो हम लोग यहाँ के लोकल हैं। 2 व्हीलर से तो चले जाओ, 4 व्हीलर से जाने में बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत हो रही, कहीं जा नहीं पाते, कहीं कुछ नहीं कर पाते। हम लोग दुकान लगाते हैं, सामान लेने में दिक्कत होती है। और जब ये स्थिति आ गई है तो राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला किया। मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहाँ पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतज़ाम सरकार को करने चाहिए थे, और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतज़ाम करने वाले 40 करोड़ का इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है।
स्थानीय सूत्रों की माने तो ये भीड़ आगे आने वाले कुछ एक दिनों तक जारी रह सकती है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, वहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा सा विचार करें। संभव हो तो अभी यात्रा ना करें, आगे की तारीखों पर यात्रा प्लान करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर में 21 महीने से जारी हिंसा, 250 से ज्यादा मौतें और हजारों लोगों के विस्थापित होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नोंग थोम्बाम बीरेन सिंह को इस्तीफा देने का ख्याल आखिरकार आ ही गया। 9 फरवरी को वो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की, वापस इम्फाल पहुंचे और राज्यपाल अजय भल्ला से मिलकर के उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा तो स्वीकार लिया, लेकिन अगले स्थायी इंतजाम तक बीरेन सिंह से पद पर बने रहने का आग्रह किया। यानी बीरेन सिंह अब मणिपुर के कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन ये वीडियो आप पहले देखिए। ये वीडियो 30 जून 2023 का है। कहानी ये है कि बीरेन सिंह अपने समर्थकों के साथ राजभवन जा रहे थे। उनके हाथ में इस्तीफा था। सिर पर इल्जाम था कि वो मई 2023 से चल रही हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं। विपक्षी उनका इस्तीफा मांग रहे थे। तो इस दिन अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए बीरेन सिंह पैदल ही राजभवन की ओर निकले। आवास पर ही उन्हें उनके अपने मैतेई समाज की महिलाओं ने घेर लिया, जो उन्हें इस्तीफा देने से रोकने लगी, नारे लगाने लगी। आखिर में एक महिला ने बीरेन सिंह के हाथ से इस्तीफे का कागज छीन करके उसको फाड़ दिया। मुख्यमंत्री अपने घर वापस चले गए। आलोचकों ने कहा कि यह बीरेन सिंह का राजनीतिक थिएटर था, जिसके जरिए वो केंद्र पर दबाव बनाना चाहते थे। आप जानते ही हैं कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच मई 2023 से हिंसा जारी है। 21 महीने हो गए हैं। सवाल वाजिब है कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा इतनी देर से क्यों दिया? अचानक उनका मन कैसे बदल गया? ये जाने उसके पहले मणिपुर विधानसभा का नंबर गेम समझ लेते हैं, जिससे ये कहानी साफ हो जाएगी। मणिपुर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 60 है। भाजपा के 37 विधायक हैं, जदयू के 1, नागा पीपल्स फ्रंट के 5 हैं, जबकि विपक्ष में नेशनल पीपल्स पार्टी के 7 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 हैं, कुकी पीपल्स अलायंस के 2 हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं। आपने संख्या जान ली, अब कहानी समझिए। 3 फरवरी 2025 इस दिन भाजपा नेता और मणिपुर ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह नई दिल्ली पहुंचे। खेमचंद सिंह बीरेन सिंह के दुर्विरोधी माने जाते हैं पार्टी में ही। उनकी दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के साथ मीटिंग हुई, जिसमें खेमचंद सिंह ने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो सरकार गिर सकती है। 4 फरवरी 2025 ऐसी ही कुछ चेतावनी राज्यपाल अजय भल्ला ने दी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सूचना दी कि विधानसभा के 10 फरवरी से जो सत्र शुरू होने वाला है, उसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल इस समय विपक्षी खेमा बीरेन सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था। कहने को तो विपक्ष के पास नंबर कम था, लेकिन अंदर खाने हुई घटनाओं ने इस नंबर गेम को पलट दिया था। कुकी समुदाय से आने वाले भाजपा विधायकों और कुछ मैतेई समुदाय के भाजपा विधायकों ने बीते कुछ मौकों पर मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री से नाराजगी जाहिर की थी। 18 अक्टूबर 2024 को 19 भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग भी की थी। ऐसे में यदि विपक्षी खेमा अविश्वास प्रस्ताव लाता तो बीरेन सिंह की कुर्सी जा सकती थी। सीएम बीरेन सिंह खतरे को भांप भी गए थे। तभी 31 दिसंबर 2024 को मीडिया से बात करते हुए बीरेन सिंह ने राज्य की जनता से माफी भी मांगी थी। लेकिन इस खतरे का असल परिमाण समझ आया फरवरी 2025 के पहले हफ्ते में, जब मणिपुर विधानसभा स्पीकर थोकचोम सत्यव्रत सिंह दिल्ली आए। सत्यव्रत सिंह, जो खुद बीरेन सिंह के आलोचक माने जाते रहे हैं, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, सूचना दी कि बजट सत्र में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लिज मैथ्यू और सुकृता बरुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में भाजपा अध्यक्ष ने सत्यव्रत सिंह से पूछा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव रोका जा सकता है। जवाब में स्पीकर ने असमर्थता जताई। बीरेन सिंह इन खतरों को भांप गए थे, इसलिए 5 फरवरी को अपने कुछ मंत्रियों के साथ वे भागे भागे दिल्ली पहुंचे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय उन्होंने मांगा, लेकिन समय नहीं मिला। इसलिए बीरेन सिंह अपने मंत्रियों के साथ प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करके वापस चले गए। फिर 7 फरवरी की तारीख आई, जब मणिपुर कांग्रेस ने तमाम कयासबाजियों पर विराम लगा दिया और कहा, स्पष्ट कर दिया कि वो 10 फरवरी को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव
प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। 8 फरवरी को एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे और दूसरी तरफ बीरेन्द्र सिंह के फोन की घंटी घनघना रही थी। ये फोन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से था, संदेशा साफ था, दिल्ली आ जाइए। इसी दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर बीरेन्द्र सिंह का चार्टर्ड प्लेन उतरा, लेकिन इस दिन मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग मुकर्रर हुई अगले दिन 9 फरवरी को। 2 घंटे वार्ता चली और बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा पक्का हो गया। लेकिन कारण क्या है कि जो भाजपा लंबे समय तक बीरेन्द्र सिंह को बचा रही थी, वो एक झटके में उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए तैयार हो गई। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ वक्त से बीरेन्द्र सिंह की साख में गिरावट आई है और उसका एक बड़ा कारण है एक ऑडियो टेप। 48 मिनट का ये ऑडियो टेप अगस्त 2024 में वायरल हुआ। दावा किया गया कि ये ऑडियो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का है। इस अनवेरिफाइड टेप को हम आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें एक व्यक्ति बम का इस्तेमाल करने के पक्ष में बात करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी बातें कुकी समुदाय के खिलाफ नफरत से भरी हुई हैं। वो उनकी संख्या बढ़ने, सरकारी नौकरियों में कुकी समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ने पर रोष प्रकट कर रहा है। कुकी समुदाय के 10 विधायकों ने 21 अगस्त 2024 को साझा बयान जारी करके दावा किया कि टेप में आवाज मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की है। बीरेन्द्र सिंह और उनके समर्थकों ने इसे खारिज किया और कहा कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, AI की मदद से बनाया गया है। एक संस्था है कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट। इसने एक स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। 3 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फोरेंसिक साइंसेस लेबोरेटरी CFSL को ऑडियो टेप की जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से इस रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में 24 मार्च 2025 तक जमा करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने ट्रूथ लैब्स फॉरेंसिक सर्विसेज नाम की एक गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट का जिक्र किया है। इस संस्था ने एन बीरेन्द्र सिंह के सार्वजनिक भाषणों के नमूनों की तुलना से ये 93% संभावना पाई है कि लीक हुए टेप में उन्हीं की आवाज थी। लेकिन ये टेप आने के बाद बवाल बढ़ चुका था। भाजपा विधायकों ने खुलेआम बीरेन्द्र सिंह के विरोध में बयान देना शुरू कर दिया और इस्तीफे की मांग भी कर डाली। जानकारों का मानना है कि इस वजह से बीरेन्द्र सिंह के पक्ष में स्थितियां और खराब होती गईं। हमने इस मामले पर नजर बनाए पत्रकारों से बात की, सुनिए उन्होंने क्या बताया। ऐसे भी बोल रहे थे बीजेपी नेताएं। एक रीजन था कि हमें पता है वो कि सारे MLAs की एक नंबर ऑफ MLAs ने बोला था कि बीरेन्द्र सिंह को हटाना ही एक ही रास्ता है मणिपुर में, और नहीं तो उन लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन जब असेंबली मीट करेंगे तब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ओपोजिशन कांग्रेस लाएंगे उसको सपोर्ट करेंगे। एक तो दैट वाज द मेजर रीजन। बट ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉरेंसिक CFSL से जो बोला है कि उसका जो ऑडियो टेप कुकी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था इनकी आवाज है इनको, जिसमें उन्होंने वायलेंस के लिए थोड़ा सपोर्ट किया था, वो उसकी ऐसे वेरीफाई करके आके इनकी गलती माने तो इट वुड हैव बीन अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर द पार्टी। ये बीजेपी बीइंग ए पार्टी सेंटर पे अभी चुनाव भी जीत रहे हैं कि इसको इनके लिए एम्बैरेसमेंट होता। उनकी एक CM ने वायलेंस के लिए जो सपोर्ट दिया वो भी अवॉइड करना था वो लेकिन दैट वाज नॉट द फैक्टर, इट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द BJP टू गो फॉर बीरेन्द्र सिंह रेजिग्नेशन। ये तो बीरेन्द्र सिंह के जाने की कहानी हो गई। मणिपुर में अब क्या होगा, नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? ऐसे देखें तो 3 नाम चल रहे हैं और इनमें से 2 नाम वो हैं जिन्होंने भाजपा लीडरशिप से मुलाकात की, यानी युमनाम खेमचंद सिंह और थोकचोम सत्यव्रत सिंह, और तीसरा नाम है थोंगम बिस्वजीत सिंह का, जो इस समय सरकार में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, कृषि और विज्ञान मंत्री हैं। खबरें बताती हैं कि खेमचंद सिंह और बिस्वजीत सिंह साल 2022 में मुख्यमंत्री बनने की लाइन में थे, लेकिन बीरेन्द्र सिंह बाजी मार ले गए थे। एक संभावना यह भी है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग जाए। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बीरेन्द्र सिंह के नाम पर भाजपा के अधिकांश विधायकों को राजी करना ज्यादा आसान था। नए मुख्यमंत्री के नाम पर ऐसी सहमति मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं कुकी संगठनों ने भी डिमांड की है कि मुख्यमंत्री नियुक्त न करके राज्य में राष्ट्रपति शासन ही लगा दिया जाए। कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने भी ऐसी ही डिमांड सामने रखी है। कारण गिनाया है कि चूंकि नए मुख्यमंत्री को मणिपुर के मैतेई बहुल घाटी के इलाके से ही चुना जाएगा, तो उनका रुख बीरेन्द्र सिंह से अलग नहीं होगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा कि बीजेपी अपना एक CM कैंडिडेट को इमीडिएटली, उनके अभी बातचीत चल रहे,
वो एक नेता को अभी कंसेंसस करके चुन नहीं हो गए तो दे विल हैव टू गो फॉर प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट। लेकिन बीजेपी आइडियोलॉजिकली बीजेपी को 356 मतलब इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल दे डोंट सपोर्ट और दे डोंट फेवर इट मच। उनको इतना अच्छा नहीं लगता कि अब हमको पता है बीजेपी ने हमेशा राइट फ्रॉम प्रधानमंत्री टू एवरी मिनिस्टर टू पार्टी हमेशा कांग्रेस को इसी में क्रिटिसाइज करते हैं कि मिसयूज किया 356। इसलिए बीजेपी ने प्रेसिडेंशियल रूल के अलावा उधर एक नेता को चुन के वो भी कंसेंसस के ऊपर, नहीं तो हमको पता है मणिपुर में इतना तो इश्यू हो गया, कुकीज नागाज वैसे ही इश्यू होगा। इसलिए एक नेता को चुनने के लिए अभी पार्टी का डिस्कशन चल रहे हैं। अभी पार्टी नेता बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी एक नेता को कंसेंसस के ऊपर चुन ले कि एंड दैट पर्सन कैन टेक ओवर एज चीफ मिनिस्टर। अभी बीरेन सिंह इज कंटिन्यूइंग एज केयरटेकर, उनके जगह पे एक नया सीएम को लगा सकते हैं। इस खबर पर अन्य अपडेट्स हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा 10 से 14 फरवरी तक होगा। रवाना होने से पहले उन्होंने ट्वीट करके यात्रा की जानकारी दी। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री के लिए फ्रांस के एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया गया है। इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों समेत कुछ और देशों के नेता भी मौजूद रहेंगे। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री पेरिस के ग्रैंड पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें AI से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, जैसे AI का जिम्मेदारी से इस्तेमाल और इसके खतरों पर नियंत्रण। इससे भारत और फ्रांस के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती मिलेगी। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला अमेरिका दौरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये यात्रा भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने में मदद करेगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। चांस इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब से भर। एक बार फिर से हंसिएगा वैसे।